Namaste, welcome to the UPSC podcast channel. Today, in our series of UPSC Sociology Optional, we'll discuss Green Revolution and social change. आज हम बात कर रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन और उससे जुड़े सामाजिक बदलावों पर। अक्सर ना लोग लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, ये होता है, कई बार एक ही समझ लेते हैं। बिल्कुल, तो इनको एक ही समझ लेते हैं। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि लैंड रिफॉर्म्स का जो मेन फोकस था वो था जमीन के बंटवारे पर, ओनरशिप के पैटर्न्स पर, मतलब डिस्ट्रीब्यूशनल एस्पेक्ट पर। हाँ, कि भाई जमीन किसके पास कितनी है, कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट की जाए, वो सब। एग्जैक्टली। जबकि ग्रीन रेवोल्यूशन का मकसद बिल्कुल अलग था। इसका निशाना था प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, पैदावार में इजाफा करना। राइट। और क्यों? जाहिर है देश में फूड सिक्योरिटी लानी थी, अनाज की कमी दूर करनी थी और साथ ही ये भी था कि किसानों की आमदनी भी बढ़ानी थी। ये डिस्टिंक्शन वाकई बहुत क्रिटिकल है, आपने सही पॉइंट उठाया। लैंड रिफॉर्म्स जो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस लाने की कोशिश थी, उनका जमीनी स्तर पर असर फ्रैंकली स्पीकिंग ज्यादातर इलाकों में काफी लिमिटेड रहा। हाँ, कानून तो बने, पर इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन में हजार पेंच थे। इसके बिल्कुल उलट 1960s और 70s में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आई, उसने उन चुनिंदा क्षेत्रों में जहां इसे लागू किया गया, सच में बड़े पैमाने पर सोशल और एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन लाया। अच्छा। ये ज्यादा टारगेटेड था, टेक्नोलॉजी ड्रिवन था और इसका इम्पैक्ट कहीं ज्यादा विजिबल था, मतलब साफ दिखता था। ओके, तो ये जो टर्म है ग्रीन रेवोल्यूशन, ये आया कहाँ से? किसने दिया ये नाम? सोर्सेज बताते हैं कि ये नाम डॉक्टर विलियम गॉड ने दिया था। डॉक्टर विलियम गॉड। ओके, और इसकी कोर स्ट्रैटेजी क्या थी? जैसा आपने कहा टेक्नोलॉजी ड्रिवन, इसमें मूल रूप से 4 पिलर्स थे, है ना? हाँ बिल्कुल, 4 मेन चीजें थीं। पहला, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, यानी वो बीज जो परंपरागत बीजों के मुकाबले कहीं ज्यादा पैदावार देते थे। ज्यादा उपज वाले बीज। हाँ, फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स का जमकर इस्तेमाल। तीसरा, इरिगेशन फैसिलिटीज को बेहतर बनाना और एक्सपैंड करना। पानी का इंतजाम। बिल्कुल। और चौथा, मैकेनाइज्ड फार्मिंग, यानी खेती में मशीनों का इस्तेमाल बढ़ाना, जैसे ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स वगैरह। ये पूरा पैकेज था एक तरह से। समझ गई, बीज, खाद, पानी और मशीनें। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ बीज और खाद का खेल नहीं था। इन कोर एलिमेंट्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक पूरा सपोर्टिंग इकोसिस्टम खड़ा किया गया। अच्छा। जैसे किसानों को आसानी से क्रेडिट यानी कर्ज मिल सके, इसके लिए इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स किए गए, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज और बैंकों के जरिए लोन वगैरह। हाँ, पैसों की जरूरत तो पड़ती ही है। बिल्कुल। फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पर जोर दिया गया। गांवों तक बिजली पहुंचाई गई, जो इरिगेशन पंप सेट्स चलाने और दूसरी एक्टिविटीज के लिए जरूरी थी। पंप सेट्स के लिए बिजली, हाँ। और इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें जिनसे उपज मंडी तक पहुंचे, स्टोरेज फैसिलिटीज जैसे गोदाम, प्रोसेसिंग यूनिट्स, इन सबको भी अपग्रेड किया गया। मतलब पूरी तैयारी के साथ। हाँ, बिना इस सपोर्टिव फ्रेमवर्क के वो क्रांति शायद उतनी सफल नहीं हो पाती। ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था, सब कुछ जुड़ा हुआ था। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इसे लॉन्च कैसे किया गया। 1960s में जब ये शुरू हुआ तो ऐसा नहीं था कि पूरे देश में एक साथ बिगुल बजा दिया गया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे काफी सिलेक्टिवली सिर्फ उन्हीं इलाकों में इंट्रोड्यूस किया गया जहां अश्योर्ड इरिगेशन यानी सिंचाई की पक्की व्यवस्था मौजूद थी। प्रिसाइसली। लॉजिक ये था कि ये जो नए HYV बीज थे और जो इंटेंसिव फार्मिंग टेक्निक्स थीं, उन्हें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अच्छा, पानी ज्यादा चाहिए था इन बीजों को। हाँ बिल्कुल, बिना कंट्रोल्ड वाटर सप्लाई के ये टेक्नोलॉजी फेल हो सकती थी। इसीलिए शुरुआत में फोकस मुख्य रूप से गेहूं और चावल उगाने वाले क्षेत्रों पर रखा गया, जहां सिंचाई की संभावना बेहतर थी। गेहूं और चावल पर फोकस। प्राइमरीली, यस। और इसी सिलेक्टिव अप्रोच का सीधा नतीजा ये हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले फेज का फायदा कुछ खास ज्योग्राफिकल पॉकेट्स को ही डिस्प्रोपोर्शनेटली मिला। मतलब कुछ ही इलाकों को ज्यादा फायदा हुआ। हाँ बिल्कुल। इनमें सबसे प्रोमिनेंट नाम आते हैं पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। हाँ, ये तो सुना है। और दक्षिण में तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्से। ये वो इलाके थे जहां या तो नहरों का जाल पहले से बिछा था या ट्यूबवेल लगाना आसान था। जहां पानी था वहीं फायदा ज्यादा हुआ। एग्जैक्टली। तो शुरुआत में एक तरह का ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेनिफिट्स देखने को मिला, जिसने आगे चल के रीजनल डिस्पैरिटीज को और गहरा किया। ये इसका एक अहम सोशल कॉन्सिक्वेंस था, जिस पे हम बाद में और बात कर सकते हैं। राइट, रीजनल डिस्पैरिटीज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
और इसी वजह से 60 के दशक के आखिर में जब इन इलाकों में फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन यानी अनाज के उत्पादन में एक अभूतपूर्व फिनोमिनल इंक्रीज देखा गया, तो इस ड्रामेटिक चेंज को ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया। हाँ, ग्रीन मतलब खेतों की हरियाली और प्रॉस्पेरिटी। और रेवोल्यूशन मतलब बड़ा बदलाव, है ना? सिर्फ थोड़ा बहुत नहीं, बल्कि एक क्वांटम लीप। बिल्कुल, एक बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट था ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस क्रांति की जरूरत पड़ी ही क्यों थी? मतलब व्हाट वाज द कॉन्टेक्स्ट? देखिए, आज़ादी के बाद भारत कई सालों तक फूड शॉर्टेज की गंभीर समस्या से जूझ रहा था। हमारी अपनी पैदावार हमारी बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए नाकाफी थी। अनाज कम पड़ रहा था। हाँ, सिचुएशन इतनी क्रिटिकल थी कि हमें विदेशों से, खासकर अमेरिका से PL 480 स्कीम के तहत भारी मात्रा में अनाज इंपोर्ट करना पड़ता था। PL 480, हाँ सुना है इसके बारे में। ये न सिर्फ हमारी इकोनॉमी पर बोझ था, बल्कि हमारी नेशनल सॉवरेनिटी और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के लिए भी एक बड़ा चैलेंज था। सोचिए, अपनी बेसिक फूड नीड्स के लिए दूसरों पर निर्भर रहना कितना बड़ा इशू था ये। बात तो सही है। और इस कमी के जड़ में क्या कारण थे? सोर्सेस क्या बताते हैं? सोर्सेस 3 मुख्य वजहें बताते हैं। पहला, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। हमारे यहाँ प्रति हेक्टेयर उपज दुनिया के कई देशों के मुकाबले बहुत कम थी। जमीन तो थी, पर उससे उतनी फसल नहीं निकल पाती थी। प्रोडक्टिविटी कम थी। दूसरा, ओवर डिपेंडेंस ऑन मॉनसून। हमारी खेती बहुत हद तक बारिश के भरोसे थी, और भारतीय मॉनसून तो अपनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए मशहूर है। हाँ, कभी सूखा, कभी बाढ़। बिल्कुल, इसने एग्रीकल्चरल प्लानिंग को हमेशा मुश्किल बनाए रखा। और तीसरा, आउटमोडेड एग्रेरियन स्ट्रक्चर। हमारी खेती का जो पारंपरिक ढांचा था, वो फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, पुराने तौर तरीकों और क्रेडिट और इनपुट्स तक किसानों की सीमित पहुंच जैसी समस्याओं से ग्रस्त था। तो ये सब मुश्किलें थीं। लो प्रोडक्टिविटी, मॉनसून डिपेंडेंस और पुराना स्ट्रक्चर। बिल्कुल, इन चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस में देश के पॉलिसी मेकर्स के लिए खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करना टॉप नेशनल प्रायोरिटी बन गया। मतलब ये सबसे जरूरी लक्ष्य बन गया था। हाँ, बिल्कुल। ऐसा नहीं था कि कोशिशें नहीं हो रही थी। शुरुआती 5 ईयर प्लान्स में एग्रीकल्चर को महत्व दिया गया। लैंड रिफॉर्म्स के जरिए स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने की कोशिश हुई। कमोडिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए गए। हाँ, योजनाएं तो थीं। लेकिन जैसा कि सोर्स पॉइंट आउट करता है, ये शुरुआती प्रयास एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को उस लेवल तक बूस्ट नहीं कर पाए जितनी देश को जरूरत थी। ग्रोथ रेट बहुत स्लो था। तो मतलब कुछ नया करना जरूरी था। एग्जैक्टली। तो फिर रास्ता क्या निकला? यहीं पर एंट्री होती है न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी की। 60 के दशक की शुरुआत में ये रियलाइजेशन हुआ कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए एक रैडिकल शिफ्ट की जरूरत है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। ये नई स्ट्रैटेजी क्या थी? सोच ये बनी कि अगर एग्रीकल्चर में साइंस और टेक्नोलॉजी का इंटेंसिव एप्लीकेशन किया जाए, बेहतर बीज, खाद, पानी, तकनीक, तो खाद्यान्न उत्पादन में मैसिव इंक्रीज लाया जा सकता है। अच्छा, साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। हाँ, ये ट्रेडिशनल लो इनपुट एग्रीकल्चर से मॉडर्न हाई इनपुट एग्रीकल्चर की तरफ एक डिसाइसिव मूव था। फोकस शिफ्ट हुआ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर। तो पुराने तरीकों से हटकर नए तरीकों पर जोर दिया गया। हाँ, और इस नई स्ट्रैटेजी के तहत जो एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स थे, उन्हें किसानों की जरूरतों के हिसाब से रिवाइज और रीओरिएंट किया गया। मतलब प्रोग्राम्स को बदला गया। हाँ, एम्फेसिस इस बात पर था कि किसानों को नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए जो भी चाहिए, नॉलेज, इनपुट्स, क्रेडिट, मार्केट एक्सेस, वो सब मुहैया कराया जाए। इट वॉज अबाउट एम्पावरिंग द फार्मर, एटलीस्ट द वंस हु कुड एक्सेस दीज रिसोर्सेज। समझ गई, किसानों को सपोर्ट करना था। इसी सिलसिले में एक मेजर इनिशिएटिव था IADP, यानी इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इसे पॉपुलर पैकेज प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता था। हाँ, पैकेज प्रोग्राम काफी मशहूर हुआ था ये। 1961 में इसे पायलट बेसिस पर देश के 7 चुने हुए जिलों में लॉन्च किया गया। बाद में इसे और जिलों तक एक्सपेंड किया गया। इसका कोर आइडिया क्या था? ये क्या था पैकेज? ये कि किसानों को एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज दिया जाए। इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, क्रेडिट फैसिलिटी, हाई यील्डिंग वैरायटी, HIV बीज और अश्योर्ड इरिगेशन, सब कुछ एक साथ, एक कॉन्सेंट्रेटेड डोज में, ताकि प्रोडक्शन पोटेंशियल अनलॉक हो सके। मतलब सारी जरूरी चीजें एक साथ दी गई। बिल्कुल। और ये जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर का एक्सपेरिमेंट था, IADP, इसके रिजल्ट्स काफी इनकरेजिंग रहे। सिग्निफिकेंट आउटकम्स मिले। अच्छा, सफल रहा ये? हाँ, जैसा सोर्स बताता है,
इन जिलों में फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन रिमार्केबली इंक्रीज्ड। इसने पॉलिसी मेकर्स को कॉन्फिडेंस दिया कि यह अप्रोच काम करती है। तो इससे हौसला बढ़ा। एग्जैक्टली इसी सक्सेस से उत्साहित होकर इस प्रोग्राम को और स्केल अप किया गया। इसे और बड़े जियोग्राफिकल एरियाज को कवर करने के लिए एक्सटेंड किया गया, जिससे एक नया प्रोग्राम बना IAAP यानी इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरियाज प्रोग्राम। IAAP, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरियाज प्रोग्राम। तो ये IADP का ही एक्सटेंशन था। एसेंशियली यस। IADP की सफलता ने IAAP का मार्ग प्रशस्त किया, स्ट्रैटेजी को वैलिडेट किया। ओके। इसके बाद 60 के दशक के आखिर में कहानी और आगे बढ़ी। कुछ और गेम चेंजिंग स्कीम्स आईं। इनमें सबसे पिवटल था HYVP यानी हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम। हाँ, HYVP ये बहुत इंपॉर्टेंट था। सॉस कहता है कि इसका इम्पैक्ट स्पेक्टैक्युलर था। यही वो प्रोग्राम था जिसके तहत वो मिरेकल सीड्स, गेहूं और चावल की हाई यील्डिंग वैरायटीज बड़े पैमाने पर किसानों तक पहुंचे। हाँ, वो चमत्कारी बीज। और नतीजा, फूड ग्रेन प्रोडक्शन में प्रोग्रेसिव इंक्रीज होने लगा, साल दर साल बढ़ोतरी दिखने लगी। लेकिन यहाँ एक सोशल एंगल भी था। बिल्कुल। ये चिंता भी थी कि कहीं इसका फायदा सिर्फ बड़े किसानों तक ही सीमित न रह जाए। इसीलिए छोटे और सीमांत किसानों को टारगेट करते हुए SFDA, स्मॉल फार्म डेवलपमेंट एजेंसीज, हाँ SFDA, स्मॉल फार्म डेवलपमेंट एजेंसीज, और MFALDS, मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स डेवलपमेंट स्कीम। राइट, MFALDS, मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स डेवलपमेंट स्कीम जैसी योजनाएं भी शुरू की गई। ये इंक्लूजन का एक प्रयास था। बिल्कुल। हाँ, कोशिश थी कि छोटे किसान और मजदूर भी पीछे ना छूटें। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि ये सारी योजनाएं आइसोलेटेड साइलोज में काम नहीं कर रही थी। मतलब अकेले नहीं थी। नहीं, इनकी सक्सेस के पीछे सपोर्टिंग एलिमेंट्स का क्रूशियल रोल था। जैसा सोर्स जिक्र करता है, इन्हें इनपुट्स की अश्योर्ड सप्लाई से बैक किया गया। इनपुट्स जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स की उपलब्धता बढ़ाई गई, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का नेटवर्क फैलाया गया ताकि किसान ये महंगे इनपुट्स खरीद सकें, और सबसे जरूरी इंक्रीज्ड इरिगेशनल फैसिलिटीज, नहरों का विस्तार, ट्यूबवेल, पंप सेट्स, इन पर भारी इन्वेस्टमेंट किया गया। तो बीज के साथ खाद, पैसा, पानी सब जरूरी था। बिल्कुल, ये सिनर्जी थी। HYV बीज तभी अपना मैजिक दिखा सकते थे जब उन्हें सही मात्रा में खाद, पानी और जरूरत पड़ने पर किसान को क्रेडिट सपोर्ट मिले। द एंटायर इकोसिस्टम हैड टू वर्क टुगेदर। समझ गई। तो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन 60 के दशक के अंत में शुरू हुई, क्या ये बस एक शॉर्ट लिव्ड फिनोमिनन था? मतलब कुछ साल चला और खत्म हो गया? नहीं, सोर्स कहता है नहीं, ये सस्टेन हुई। ये उस समय तक जब सोर्स लिखा गया, यानी करीब 1999-2000 जारी रही। अच्छा, काफी लंबा चला मतलब। हाँ, इसकी शुरुआत हुई व्हीट रेवोल्यूशन के तौर पर, क्योंकि गेहूं की पैदावार में सबसे ड्रामेटिक जंप आया था शुरू में। गेहूं क्रांति? हाँ, लेकिन इंटरेस्टिंगली बाद में चावल का उत्पादन गेहूं से भी आगे निकल गया। राइस प्रोडक्शन कॉट अप एंड इवन सरपास्ड व्हीट। अरे वाह, चावल आगे निकल गया। हाँ, और ये कहानी सिर्फ गेहूं और चावल तक ही सीमित नहीं थी। दूसरी फसलें जैसे दालें, पल्सेस और मोटे अनाज, कोर्स सीरियल्स जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, ये भी पीछे नहीं। दालें और मोटे अनाज भी। हाँ, हालांकि सोर्स ये मानता है कि इनकी प्रोग्रेस थोड़ी धीमी थी, रादर स्लो, लेकिन इनमें भी प्रोडक्शन बढ़ा। ओके। और ज्योग्राफिकली भी ये क्रांति सिर्फ अपने इनिशियल सेंटर्स पंजाब, हरियाणा तक कन्फाइंड नहीं रही। इट वॉज वाइड स्प्रेड। सोर्स कहता है कि इट कंटिन्यूड इट्स जर्नी फ्रॉम पंजाब टू अदर रीजन्स ऑफ द कंट्री। मतलब देश के दूसरे हिस्सों में भी फैली। हाँ, फैली, बेशक। इंटेंसिटी और इम्पैक्ट अलग अलग राज्यों में अलग अलग रहा। अनइवन डेवलपमेंट का पैटर्न दिखा, जो फिर से एक सोशल डायमेंशन है जिसकी हमने पहले बात की थी। राइट, अनइवन डेवलपमेंट। और अल्टीमेट आउटकम क्या रहा? नतीजा क्या निकला इस सब का? नतीजा ये हुआ कि भारत ना केवल फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट हो गया, मतलब आत्मनिर्भर। हाँ, आत्मनिर्भरता। बल्कि सोर्स के मुताबिक हम आज एक्सपोर्ट करने की स्थिति में भी आ गए। वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग इट। एक्सपोर्ट? हम अनाज बाहर भेजने लगे? वाओ! हाँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन कितना प्रोफाउंड था। एक देश जो अपनी बेसिक फूड नीड्स के लिए इंपोर्ट पर निर्भर था, वो अब ग्लोबल मार्केट में फूड एक्सपोर्टर बन रहा था। दिस फंडामेंटली चेंज्ड इंडियाज पोजीशन। ये तो वाकई बहुत बड़ा बदलाव था। क्या इसके कुछ आंकड़े हैं? बिल्कुल, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को आंकड़े भी सपोर्ट करते हैं। सोर्स में 1999-2000 के फिगर्स दिए गए हैं। अच्छा, क्या कहते हैं आंकड़े? उस साल टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन 208.87 मिलियन टन था, जो पिछले साल
1998-99 से 5.26 मिलियन टन ज्यादा था। ओके, ग्रोथ थी। हाँ, राइस प्रोडक्शन 89.48 मिलियन टन हुआ, compared to 86.00 मिलियन टन इन द प्रीवियस ईयर। चावल में भी बढ़ोतरी। और व्हीट प्रोडक्शन 75.57 मिलियन टन रहा, जो पिछले साल के 70.78 मिलियन टन से काफी ज्यादा था। गेहूं में भी अच्छा जंप था। हाँ, ये नंबर साफ तौर पर दिखाते हैं कि प्रोडक्शन ग्रोथ सस्टेन्ड था, कम से कम इन मेजर सीरियल्स में तो था ही। हाँ, गेहूं और चावल में तो क्लियर अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन मोटे अनाज, कोर्स सीरियल्स, ज्वार, बाजरा, मक्का के बारे में सोर्स क्या कहता है? उनके फिगर्स थोड़े अलग हैं। 1999-2000 में इनका प्रोडक्शन करीब 30.47 मिलियन टन था, जो पिछले साल के 31.35 मिलियन टन से एक्चुअली थोड़ा कम था। अरे ये तो कम हो गया, ऐसा क्यों? यहाँ सोर्स एक इम्पॉर्टेंट कैवियट देता है। कोर्स सीरियल्स का प्रोडक्शन लार्जली बारिश पर निर्भर करता है, बीइंग डिपेंडेंट एंटायरली ऑन रेनफॉल। अच्छा, ये बारिश पर निर्भर फसलें हैं। हाँ, ये ज्यादातर उन इलाकों में उगाए जाते हैं जहाँ अशोर्ड इरिगेशन नहीं है, इसलिए इनके प्रोडक्शन में साल दर साल काफी उतार चढ़ाव, कंसिडरेबल वेरिएशन देखने को मिलता है। मतलब बारिश अच्छी तो फसल अच्छी, बारिश कम तो फसल कम। एग्जैक्टली। गुड मॉनसून ईयर में प्रोडक्शन बढ़ जाता है, वीक मॉनसून में घट जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजीज, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स का असर इन रेन फेड क्रॉप्स पर उतना कंसिस्टेंट और ड्रामेटिक नहीं रहा जितना इरिगेटेड व्हीट और राइस पर। तो टेक्नोलॉजी का फायदा भी वहीं ज्यादा हुआ जहां पानी था। हाँ, ये फिर से ग्रीन रेवोल्यूशन के अनइवन इम्पैक्ट को हाईलाइट करता है। टेक्नोलॉजी का फायदा वहीं ज्यादा पहुंचा जहां सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इरिगेशन मौजूद था। ओके, हमने एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी, प्रोग्राम्स और प्रोडक्शन फिगर्स की काफ़ी डिटेल्ड बात कर ली, लेकिन शो का टाइटल है ग्रीन रेवोल्यूशन एंड सोशल चेंज। सोच तो लग रहा है ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर ही फोकस्ड है। हाँ, मेजर फोकस तो एग्रीकल्चर पर है। क्या ये सोशल चेंज के एस्पेक्ट पर कुछ रोशनी डालता है? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ खेती का तरीका बदलने वाली घटना नहीं थी, इसने तो समाज को भी बदला होगा, राइट? इसका सामाजिक प्रभाव क्या था? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सोर्स डायरेक्टली सोशियोलॉजिकल एनालिसिस नहीं करता, लेकिन पॉइंटर्स जरूर देता है जिन्हें हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। अच्छा, क्या पॉइंटर्स हैं? पहली बात, सोर्स एक्सप्लिसिटली कहता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने उन क्षेत्रों में सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए जहां इसे इम्प्लीमेंट किया गया। सिग्निफिकेंट चेंजेस, महत्वपूर्ण बदलाव। हाँ, ये सिग्निफिकेंट चेंजेस सिर्फ इकोनॉमिक या एग्रीकल्चरल नहीं हो सकते, दे इनएविटेबली स्पिल ओवर इनटू द सोशल रेल्म। सोचिए, जब खेती प्रॉफिटेबल बनती है, जब मैकेनाइजेशन आता है, जब मार्केट से लिंकेज बढ़ता है, तो गांव की पावर स्ट्रक्चर, क्लास रिलेशंस, कास्ट डायनामिक्स, फैमिली स्ट्रक्चर्स, सब पर असर पड़ता है। हाँ, ये सब तो बदलेगा ही। सोर्स ये डिटेल नहीं करता, पर सिग्निफिकेंट चेंजेस का मेंशन इंपॉर्टेंट है। ये इशारा करता है कि बदलाव गहरे थे। ओके, पहला पॉइंट ये हुआ। हाँ, और दूसरी बात, SFDA और MFILDs जैसी योजनाओं का जिक्र। ये दिखाता है कि पॉलिसी मेकर्स को यह अंदाजा था कि ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है और छोटे सीमांत किसान या खेतीहर मजदूर पीछे छूट सकते हैं। हाँ, वो इंक्लूजन वाली बात। बिल्कुल। इन योजनाओं का उद्देश्य था इंक्लूजन, उन्हें भी डेवलपमेंट प्रोसेस का हिस्सा बनाना। अब ये योजनाएं कितनी इफेक्टिव रहीं, ये डिबेट का विषय है। हाँ, वो तो है। कई स्टडीज कहती हैं कि इनका इम्पैक्ट लिमिटेड था या एलीट कैप्चर हुआ, लेकिन इनका होना इटसेल्फ सिग्निफाइज एन अवेयरनेस ऑफ द पोटेंशियल सोशल इनइक्वालिटीज बीइंग जनरेटेड और एग्जैसर्बेटेड बाय द मेन GR स्ट्रेटजी। मतलब सरकार को पता था कि असमानता बढ़ सकती है, इसलिए ये स्कीमें लाईं। कुछ हद तक, हाँ। तीसरा और शायद सबसे बड़ा सोशियो इकोनॉमिक चेंज वो था शिफ्ट फ्रॉम इंपोर्ट डिपेंडेंसी टू सेल्फ सफिशिएंसी एंड इवन एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी। आत्मनिर्भरता से निर्यात तक का सफर। ये सिर्फ इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक नहीं है, इसका गहरा साइकोलॉजिकल और सोशल इम्पैक्ट था। इसने नेशनल प्राइड को बूस्ट किया, फूड सिक्योरिटी की चिंता कम हुई एट द मैक्रो लेवल एटलीस्ट, और इसने भारत की इंटरनेशनल बार्गेनिंग पावर भी बढ़ाई। हाँ, ये तो है। देश का कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। बिल्कुल। डोमेस्टिकली इसने रूरल इकोनॉमीज को ट्रांसफॉर्म किया, खासकर उन ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट्स में। एक नया प्रॉस्पेरस पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल फार्मर क्लास उभरा। एक नया किसान वर्ग सामने आया। हाँ बिल्कुल, हाँ। इस प्रॉस्पेरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कितना इक्वल था, ये अलग सवाल है। मैकेनाइजेशन ने लेबर रिलेशंस बदले, कुछ लोगों को काम मिला, कुछ डिस्प्लेस हुए। मार्केट इंटीग्रेशन ने किसानों को नेशनल और ग्लोबल प्राइस फ्लक्चुएशंस के प्रति वल्नरेबल भी बनाया। तो सोशल चेंज कॉम्प्लेक्स था, मल्टी लेयर था। सोर्स इन लेयर्स को खोलता नहीं, पर इशारा जरूर करता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन?
तो ये थी ग्रीन रेवोल्यूशन की कहानी, कैसे फूड क्राइसिस की अर्जेंसी ने एक नई टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी को जन्म दिया, कैसे आईएडीपी, आईएपी, एचवाईवीपी जैसे प्रोग्राम्स ने इसे इम्प्लीमेंट किया और कैसे इसने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाकर एक्सपोर्ट तक पहुंचा दिया। ये एक जबरदस्त एग्रीकल्चरल सक्सेस स्टोरी थी। नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन जैसा हमने देखा, ये कहानी सिर्फ खेतों और फसलों की नहीं है, ये लोगों की, समाज की, बदलते रिश्तों और स्ट्रक्चर्स की भी कहानी है। बिल्कुल। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, इस गहरी चर्चा में हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी, पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रेडिट, इन सब का कन्वर्जेंस हुआ टू ब्रिंग अबाउट अ मैसिव चेंज। इसने फूड सिक्योरिटी की समस्या तो हल की, पर साथ ही नए सोशल डायनामिक्स और चैलेंजेस भी पैदा किए। जैसे रीजनल डिस्पैरिटीज बढ़ीं, क्लास डिफरेंशिएशन तेज हुआ इन रूरल एरियाज, और एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी उठे, वाटर डिप्लीशन, सॉइल डिग्रेडेशन ड्यू टू केमिकल ओवरयूज, जिन पर सॉस ने बात नहीं की, पर वो जीआर के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस का हिस्सा हैं। हाँ, पर्यावरण वाले मुद्दे तो हैं ही। So, while celebrating the green, we also need to critically examine the revolution aspect. Who benefited, who lost out, and what were the unintended social and ecological costs? ये सब सवाल उठते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। ग्रीन रेवोल्यूशन एक टर्निंग पॉइंट तो था, पर उसके इफ़ेक्ट्स बहुत मल्टीफेसेटेड रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इस विषय पर इतना ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम आते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस पर, मतलब सामाजिक आर्थिक परिणामों पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो खास तौर पर इसी पहलू को खंगालता है कि भाई अनाज के ढेर तो बढ़ गए, पर समाज के अंदर क्या उथल-पुथल हुई। बिल्कुल। तो यहाँ हमारा मिशन ये समझना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जिसने यकीनन देश को भुखमरी के संकट से उभारा, उसका असर समाज के अलग-अलग तबकों पर, खासकर छोटे किसानों, डटाईदारों, खेतीहर मजदूरों पर वो कैसा रहा। सही बात है। क्या ये सबके लिए उतनी ही हरी क्रांति थी? अक्सर हेडलाइंस सिर्फ बढ़े हुए प्रोडक्शन की होती हैं। हाँ। पर असली कहानी तो लोगों की जिंदगियों में आए बदलावों में छुपी होती है ना। बिल्कुल। ये एक क्लासिक केस है जहां सतह के नीचे की कहानी ज्यादा पेचीदा है। हम ग्रीन रेवोल्यूशन को अक्सर फूड सिक्योरिटी के चश्मे से देखते हैं, और वो उपलब्धि छोटी नहीं थी बल्कि जबरदस्त थी। हाँ, वो तो थी ही। लेकिन हमारे सोर्स मटेरियल्स इशारा करते हैं कि इसका सोशल फैब्रिक पर, लोगों के आपसी रिश्तों पर और पावर स्ट्रक्चर्स पर जो असर पड़ा वो बहुत मिला-जुला था। कहीं-कहीं तो चिंताजनक भी। ये कोई सीधी सादी सक्सेस स्टोरी नहीं है। अच्छा। तो फिर शुरुआत वहीं से करते हैं जहां शायद ज्यादातर लोगों का ध्यान जाता है, इसके पॉजिटिव पहलू। सोर्सेज भी मानते हैं कि इसका सबसे बड़ा और पहला असर तो यही था कि देश में फूड सिचुएशन नाटकीय रूप से सुधरी। बिल्कुल बिल्कुल। भुखमरी का जो डर हमेशा मंडराता रहता था वो कम हुआ। इसने इंडियन इकोनॉमी को एक तरह का स्टोरेज बेस दिया, एक कुशन दिया। हाँ। ये सुनने में आज शायद उतना बड़ा ना लगे, लेकिन 60 के दशक के भारत को सोचिए, जब PL 480 के तहत अमेरिका से अनाज आता था। हाँ। और सूखे का मतलब अकाल होता था। एग्जैक्टली। उस कॉन्टेक्स्ट में ये कितना बड़ा रिलीफ रहा होगा। हाँ, ये सिर्फ पेट भरने का सवाल नहीं था, ये एक तरह से देश के स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता से जुड़ा था। और यहीं पर आंद्रे बिटाई की बात, जिसका जिक्र सोर्सेज में है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? वो कहते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने सिर्फ फसलें नहीं बदली, उसने किसान के सोचने का तरीका बदल दिया। बिटाई के शब्द हैं कि इंडियन फार्मर ने जबरदस्त डायनामिज्म दिखाया। डायनामिज्म मतलब वो न सिर्फ टेक्नोलॉजी अपनाने में तेज साबित हुआ, बल्कि बदलते सोशल अरेंजमेंट्स को भी बड़ी कुशलता, डेक्सटेरिटी से संभालने लगा। ये दिलचस्प है। मतलब वो रूढ़िवादी छवि की भारतीय किसान बदलाव से कतराता है, वो टूटी। हाँ, काफी हद तक। उनमें एक नया आत्मविश्वास आया कि हाँ, हम भी मॉडर्न तरीके अपना सकते हैं, अपनी उपज बढ़ा सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल ब्रेक थ्रू था। प्रिसाइसली जैसे कोई स्टूडेंट जो पहले सिर्फ रट्टा मारता था, वो अचानक कॉन्सेप्ट समझने लगे, सवाल पूछने लगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करने लगे। मतलब पैसिव से एक्टिव मोड में आ गया किसान। वाह। वो जो एक निराशावाद था कि खेती तो घाटे का सौदा है या बस गुजारा ही हो सकता है, वो टूटने लगा। किसानों ने अपनी आंखों से देखा कि सही तकनीक, सही इनपुट और मेहनत से खेती वाकई फायदेमंद हो सकती है। ये एक तरह का मानसिक सशक्तिकरण, मतलब एम्पावरमेंट था, जिसकी गूंज शायद बड़े हुए अनाज के बोरों से भी ज्यादा गहरी थी। लेकिन जैसा कि अक्सर बड़ी कहानियों में होता है, एक दूसरा पहलू भी उभर कर आता है। सोर्सेज बिल्कुल साफ इशारा करते हैं
कि इस चमक के पीछे साया भी था। इसका फायदा सब तक बराबर नहीं पहुंचा, खासकर छोटे और गरीब किसान, स्मॉल एंड पुअर पेजेंट्स, जो जमीन के छोटे टुकड़ों पर खेती करते थे। हाँ, बटाईदार शेयर क्रॉपर्स जो दूसरों की जमीन पर फसल उगाते थे। और भूमिहीन खेतीहर मजदूर। हाँ, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स जिनके पास अपनी जमीन थी ही नहीं, उनके लिए ये बदलाव अक्सर डिस्टेबलाइजिंग साबित हुआ, उनकी मुश्किलें बढ़ीं। तो ये सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? वो कौन सी वजह थी कि ये क्रांति सबके लिए हरी नहीं बन पाई? इसकी मुख्य वजह, जैसा सोर्सेज बताते हैं, टेक्नोलॉजी का नेचर था। अच्छा। ये जो नई टेक्नोलॉजी थी, बेहतर बीज, HYV सीड्स, रासायनिक खाद, फर्टिलाइजर्स, कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स और सबसे जरूरी पानी की पक्की व्यवस्था, अश्योर्ड इरिगेशन, हाँ, ये सब कैपिटल इंटेंसिव था। मतलब पैसा लगता था इसमें। हाँ, मोटा पैसा लगना था। अब सोचिए, एक छोटा किसान जिसके पास पहले से ही पूंजी की कमी है, जमीन कम है, वो ये सब महंगा सामान कहाँ से खरीदता? सही बात है। बैंक से लोन मिलना भी उनके लिए टेढ़ी खीर थी, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट तक उनकी पहुंच सीमित थी। ये कुछ वैसा ही है जैसे आज अगर कोई बहुत एडवांस्ड AI टूल आता है जो प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है, तो शुरुआत में बड़ी कंपनियां या अमीर लोग ही उसे अफोर्ड कर पाते हैं। हाँ, बिल्कुल। छोटे दुकानदार या आम इंसान के लिए वो पहुंच से बाहर होता है। एग्जैक्टली। ग्रीन रेवोल्यूशन की तकनीक ने भी एक इकोनॉमिक बैरियर खड़ा कर दिया। और इसका नतीजा फिर रीजनल डिस्पैरिटी यानी क्षेत्रीय असमानता के रूप में सामने आया। बिल्कुल। सोर्सेज पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों का जिक्र करते हैं जहां बड़े किसान थे, जमीनें बड़ी थीं, सिंचाई की सुविधा बेहतर थी और शायद क्रेडिट एक्सेस भी आसान था। हाँ। उन्होंने इस तकनीक को अपनाया और खूब फायदा कमाया। हाँ। दूसरी तरफ बिहार, उड़ीसा, पूर्वी भारत के कई इलाके जहां छोटे और सीमांत किसानों की संख्या ज्यादा थी और इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर था, वो इस दौड़ में काफी पीछे रह गए। सही। तो क्या ये सिर्फ फार्म साइज का मामला था या कुछ और गहरे स्ट्रक्चरल फैक्टर्स भी थे जिन्होंने ये तय किया कि कौन आगे बढ़ेगा और कौन पीछे छूटेगा? ये सिर्फ फार्म साइज से कहीं ज्यादा गहरी बात थी। जैसा आपने कहा, पंजाब, हरियाणा जैसे इलाकों में पहले से बेहतर इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर था, जमीनें कंसोलिडेटेड थीं, मंडियों तक पहुंच बेहतर थी। ओके। वहां के किसानों के पास शायद थोड़ी ज्यादा पूंजी या लोन लेने की क्षमता भी थी। और हाँ, पॉलिटिकल कनेक्शंस भी मायने रखते थे। इन सब चीजों ने मिलकर एक स्टार्टिंग एडवांटेज दिया। दूसरी तरफ पूर्वी भारत में लैंड टेन्योर सिस्टम ज्यादा जटिल थे, जमीन का बंटवारा ज्यादा फ्रैगमेंटेड था, क्रेडिट मार्केट्स उतने डेवलप नहीं थे। अच्छा। तो हुआ ये कि जिसके पास पहले से संसाधन थे, जिसके पास एक्सेस था, वो इस नई अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर और आगे निकल गया। ये एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज को कम करने के बजाय उन्हें और गहरा करने वाला मैकेनिज्म बन गया। मतलब एडवांटेज ने एडवांटेज को जन्म दिया। हाँ। अमीर और अमीर, गरीब और गरीब वाली साइकिल। हाँ, कुछ वैसा ही। और ये खाई सिर्फ अमीर और गरीब किसानों के बीच नहीं बढ़ी। सोर्सेज बताते हैं कि किसानों और खेतीहर मजदूरों के बीच का फासला भी खतरनाक रूप से बढ़ा। अरे बाप रे! अमीर किसानों की आमदनी तो बढ़ी हुई पैदावार और अक्सर बढ़ती कीमतों से कई गुना बढ़ गई। उनकी जमीन की कीमत आसमान छूने लगी। लेकिन ज्यादातर जगहों पर खेतीहर मजदूरों की रियल वेज रेट, यानी महंगाई को एडजस्ट करने के बाद उनकी असली मजदूरी, हाँ, वो या तो स्थिर रही या कुछ मामलों में घटी भी। क्या बात करें, घटी भी? हाँ, सोचिए, खेतों में काम कई गुना बढ़ गया, फसल काटने और संभालने के लिए ज्यादा मेहनत लगने लगी, मालिक का मुनाफा बढ़ गया, लेकिन मजदूर की दिहाड़ी उस हिसाब से नहीं बढ़ी। तो ये सोर्सेज के मुताबिक एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन का नया रूप था। मतलब क्रांति का फल तो ऊपर वाले खा रहे थे और जो उसकी जड़ें सींच रहा था उसे बस उतना ही मिल रहा था जितना पहले मिलता था, या शायद उससे भी कम। बिल्कुल, यही बात सोर्सेज इशारा कर रहे हैं। ये समझने वाली बात है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों उनकी बार्गेनिंग पावर इतनी कमजोर रही। इसके कई कारण सोर्सेज में निहित हैं। एक तो लेबर सप्लाई शायद जरूरत से ज्यादा थी, जिससे मजदूरों की मोलभाव करने की ताकत कमजोर थी। दूसरा, पारंपरिक रिश्ते जैसे कर्ज का बंधन, डेट बॉन्डेज, अभी भी कई जगह मजबूत थे, जो मजदूरों को कम मजदूरी पर काम करने को मजबूर करते थे। अच्छा। तीसरा, मजदूर उतने संगठित, ऑर्गेनाइज नहीं थे कि मिलकर बेहतर मजदूरी की मांग कर सकें। ओके। नतीजा ये हुआ कि प्रोडक्टिविटी गेन्स का बड़ा हिस्सा जमीन के मालिक और बड़े किसानों की जेब में गया। मजदूरों तक वो ट्रिकल डाउन नहीं हुआ। ओह। और अगर मजदूरों की ये हालत थी, तो बटाईदारों,
शेयर क्रॉपर्स की स्थिति तो और भी खराब हुई। उनकी कैसे? सोर्सेज बताते हैं कि जैसे ही जमीन के मालिकों लैंड ओनर्स को ये एहसास हुआ कि नई तकनीक से खुद खेती करना ज्यादा मुनाफे का सौदा है, हाँ। उन्होंने बटाईदारों को जमीन देना कम या बंद कर दिया। वो सोचने लगे जब हम खुद ट्रैक्टर लगाकर HYV बीज डालकर ज्यादा कमा सकते हैं तो फसल का हिस्सा बटाईदार को क्यों दे। अरे, इसका नतीजा ये हुआ कि लाखों बटाईदार जो पहले कम से कम थोड़ी जमीन पर अपने परिवार का पेट पाल लेते थे, वो रातों रात भूमिहीन खेतीहर मजदूरों की भीड़ में शामिल हो गए। बाप रे। उनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी पूरी तरह छिन गई। हाँ बिल्कुल। वो एग्रेरियन लैडर पर एक पायदान नीचे धकेल दिए गए। ये तो वाकई एक बड़ा मानवीय संकट रहा होगा। एक तरफ देश अनाज में आत्मनिर्भर हो रहा था, दूसरी तरफ लाखों लोग अपनी आजीविका का एकमात्र जरिया खो रहे थे। ये दिखाता है कि आर्थिक तरक्की का रास्ता कितना उबड़ खाबड़ हो सकता है। सही बात है। तो जब इस तरह की आर्थिक असमानता बढ़ेगी, जब एक बड़ा तबका महसूस करेगा कि उसे विकास की प्रक्रिया से बाहर रखा जा रहा है, तो जाहिर है तनाव बढ़ेगा, गुस्सा पनपेगा। बिल्कुल। सोर्सेज इसी और इस तरह करते हैं कि लेट 60s और अर्ली 70s में, खासकर उन्हीं इलाकों में जहां ग्रीन रेवोल्यूशन ज्यादा सफल था, एग्रेरियन अनरेस्ट यानी कृषि असंतोष के मामले तेजी से बढ़े। हाँ, तेजी से। जमीन को लेकर झगड़े, मजदूरी को लेकर संघर्ष, विरोध प्रदर्शन आम होने लगे। क्या ये महज संयोग था या सोर्सेज इसे सीधे ग्रीन रेवोल्यूशन के नतीजों से जोड़ते हैं? सोर्सेज इसे सीधे तौर पे जोड़ते हैं। ये कोई संयोग नहीं था। बात इतनी गंभीर हो गई थी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, जिसका काम देश की आंतरिक सुरक्षा देखना है, हाँ, उसे इस मुद्दे पर एक विस्तृत अध्ययन, स्टडी करना पड़ा। ये अपने आप में बताता है कि सरकार इस बढ़ते असंतोष को कितनी गंभीरता से ले रही थी। अच्छा। उनकी रिपोर्ट ने खुलकर माना कि ये जो नई एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी अपनाई गई है, इसने अमीर किसानों और गरीब किसानों मजदूरों के बीच की खाई को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, वाइडेंड द गैप, और इसके गंभीर सोशियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। ये एक तरह से आधिकारिक स्वीकारोक्ति थी कि ग्रीन रेवोल्यूशन अनजाने में ही सही सामाजिक तनाव को हवा दे रहा था। यानी सरकार की एक नीति जिसका मकसद अच्छा था, फूड सिक्योरिटी, उसी के साइड इफेक्ट समाज में नई दरारें पैदा कर रहे थे। ये तो पॉलिसी मेकिंग का एक क्लासिक डिलेमा है, एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति। बिल्कुल। और इसी असंतोष के विश्लेषण पर PC जोशी का नजरिया, जैसा सोर्सेज में दिया गया है, बहुत गहरा है। क्या कहते हैं वो? जोशी का मानना था कि इस संघर्ष की असली जड़ तो भारत का आउटमोडेड अग्रेरियन स्ट्रक्चर ही था, यानी वो पुराना, बिगड़ा हुआ, शोषण पर आधारित कृषि ढांचा, जिसमें जमीन का असमान बंटवारा, ताकतवर जमींदार, किसानों पर कर्ज का बोझ, जाति व्यवस्था का प्रभाव, ये सब पहले से ही मौजूद था। ये ढांचा अपने आप में अन्यायपूर्ण था और इसमें अंदर ही अंदर असंतोष, लेटेंट डिस्कंटेंट सुलग रहा था। अच्छा, मतलब प्रॉब्लम पहले से थी। हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन वाली स्ट्रैटेजी ने तो बस उस चिंगारी को भड़का दिया, उसे एक खुले संघर्ष, मैनिफेस्ट टेंशन में बदल दिया। अच्छा, तो ये नजरिया कहता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन विलन नहीं था, बल्कि उसने पहले से मौजूद विलन यानी अन्यायपूर्ण स्ट्रक्चर को बेनकाब कर दिया और उसके असर को कई गुना बढ़ा दिया। सही। जैसे किसी पुराने जर्जर मकान की वायरिंग पहले से ही खराब हो और आप उस पर एक हाई वोल्टेज AC लगा दें तो शॉर्ट सर्किट होना तय है। दोष AC का नहीं, पुरानी वायरिंग का है। AC ने तो बस उसकी कमजोरी को उजागर कर दिया। बिल्कुल सही एनालॉजी है। जोशी का एनालिसिस इसी ओर इशारा करता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर स्ट्रक्चर ठीक होता तो ग्रीन रेवोल्यूशन का असर ज्यादा पॉजिटिव होता? बिल्कुल। और इसी से TK ओमन की बात जुड़ती है, जिसका जिक्र भी सोर्सेज में है। ओमन। हाँ, ओमन का तर्क था कि ग्रीन रेवोल्यूशन अपने आप में गरीबों का भला, वेलफेयर ऑफ द एग्रेरियन पुअर नहीं कर सकता, जब तक कि ग्रासरूट्स लेवल पर, यानी गांव के स्तर पर, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव, सब्सटैंशियल ऑल्टरेशंस न किए जाएं। मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी या पैदावार बढ़ाने से बात नहीं बनेगी? नहीं, आपको पावर इक्वेशंस बदलने होंगे, गरीबों की संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करनी होगी, सामाजिक न्याय लाना होगा, वरना जैसा हुआ, टेक्नोलॉजी का फायदा हमेशा उन्हीं लोगों तक जाएगा जिनके हाथ में पहले से ताकत और संसाधन है। सोर्सेस बार-बार इस बात पर भी जोर देते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा कुछ चुनिंदा इलाकों तक ही सीमित रहा। हाँ, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के कुछ सिंचित इलाके इसके पोस्टर बॉय बन गए। लेकिन देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा, खासकर पूर्वी भारत,
मध्य भारत, सूखाग्रस्त इलाके वो इस क्रांति से काफी हद तक अछूते रहे या उन्हें बहुत मामूली फायदा मिला? भी दिखता है। जैसे आईटी बूम का फायदा कुछ शहरों को ज्यादा मिला। क्या सोर्सेज बताते हैं कि इस भौगोलिक असमानता के दूरगामी परिणाम क्या हुए? इसके बहुत गहरे परिणाम हुए। एक तो इसने देश के अंदर ही विकास की एक नई खाई पैदा कर दी। ठीक है। दूसरा, जिन इलाकों में ग्रीन रेवोल्यूशन सफल हुआ वहां एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसे सोर्सेस कैपिटलिस्ट फार्मर्स कहते हैं। कैपिटलिस्ट फार्मर्स, ये कौन थे? ये वो बड़े किसान थे जिनके पास बड़ी जमीनें थी, जिन्होंने नई तकनीक में निवेश किया, जो बाजार से जुड़े और जिन्होंने खेती को एक ट्रेडिशनल पेशे की तरह नहीं बल्कि एक बिजनेस की तरह चलाया। अच्छा। ये पुराने जमींदारों से थोड़े अलग थे, ज्यादा मार्केट ओरिएंटेड, ज्यादा प्रॉफिट ड्रिवन थे। इनके हाथ में न सिर्फ आर्थिक ताकत आई बल्कि धीरे धीरे गांवों और फिर राज्य की राजनीति में भी इनका दबदबा कायम हो गया। एक नया पावर स्ट्रक्चर गांव में उभर कर आया। समझ गए। और एक और चौंकाने वाली बात जिस पर सोचने की जरूरत है, सोर्सेज उठाते हैं क्या? ये कि जिन इलाकों में खेती से ये नई प्रोस्पेरिटी आई, जहां एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा, लोगों की आमदनी बढ़ी, वहां भी सोशल इंडिकेटर्स यानी सामाजिक सूचकांकों में वैसा सुधार देखने को नहीं मिला। हाँ, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है। मतलब पैसा तो आया पर क्या समाज बेहतर हुआ? ये कैसे हो सकता? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सोडरिंग ऑब्जर्वेशन है। सोर्सेस खासतौर पे जेंडर रेशियो का उदाहरण देते हैं। अच्छा। जेंडर रेशियो, हाँ। पंजाब और हरियाणा जो ग्रीन रेवोल्यूशन की सफलता के सबसे बड़े उदाहरण माने जाते हैं, वहां आर्थिक तरक्की के बावजूद लिंगानुपात, सेक्स रेशियो देश में सबसे खराब रहा और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हालात और बिगड़े। अरे कैसे? ये दिखाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप में सोशल प्रोग्रेस की गारंटी नहीं है। पैसा आ जाने से या मॉडर्नाइजेशन से जरूरी नहीं कि गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक सोच जैसे पितृसत्ता, पेट्रियार्की या लड़कियों के प्रति भेदभाव वो बदल जाए, बल्कि कभी-कभी आर्थिक संपन्नता उन पुरानी कुरीतियों को बनाए रखने या उन्हें और बढ़ावा देने का साधन भी बन जाती है, जैसे कि फीमेल फोर्टिसाइड के लिए तकनीक का इस्तेमाल। ये तो वाकई आंखें खोलने वाली बात है। हम अक्सर जीडीपी ग्रोथ और पर कैपिटा इनकम को ही विकास का पैमाना मान लेते हैं। हाँ, अक्सर यही होता है। लेकिन सोर्सेज हमें याद दिला रहे हैं कि असली विकास तो तब है जब लोगों की जिंदगी की गुणवत्ता सुधरे, समाज में बराबरी आए, न्याय मिले। इकोनॉमिक ग्रोथ जरूरी है पर शायद काफी नहीं है। बिल्कुल। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एक बिल्कुल अलग चुनौती है जो शायद पैसे से ज्यादा सोच बदलने की मांग करती है। सही कहा। तो कुल मिलाकर देखें, सोर्सेस के आईने में ग्रीन रेवोल्यूशन एक जटिल मल्टी लेयर्ड तस्वीर पेश करता है। एक तरफ इसने भारत को खाद्य सुरक्षा दी, अकाल के भय से मुक्त किया, आर्थिक विकास की नींव रखी, ये इसकी निर्विवाद उपलब्धियां हैं। हाँ, ये तो सच है। लेकिन दूसरी तरफ इसी प्रक्रिया ने समाज के अंदर नई तरह की असमानताएं पैदा की, अमीर और गरीब के बीच की खाई को चौड़ा किया, क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ाया और जमीन से जुड़े लाखों लोगों, मजदूरों, बटाईदारों की जिंदगी को और मुश्किल बनाया। इसने सामाजिक तनाव को भी जन्म दिया। यह हमें सिखाता है कि विकास या प्रगति का कोई भी मॉडल न्यूट्रल नहीं होता। उसके फायदे और नुकसान हमेशा समाज के अलग अलग वर्गों में अलग अलग तरह से बढ़ते हैं। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे एक कदम के इतने अलग अलग और कभी-कभी विरोधाभासी पहलू हो सकते हैं। और ये सबक सिर्फ इतिहास के लिए नहीं, आज की किसी भी बड़ी पॉलिसी या टेक्नोलॉजिकल चेंज को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। खैर, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अब ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ और परिणामों मतलब कॉन्सिक्वेंसेस पर चर्चा करते हैं। पिछली बार हमने देखा कि कैसे इसने खेती का तरीका बदला, पैदावार बढ़ाई, लेकिन इसके सामाजिक और आर्थिक असर वो काफी गहरे और कॉम्प्लेक्स थे। आज उन पर गौर करते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ पैदावार बढ़ाने की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस बदलाव की जिसने गांव के पूरे ताने-बाने, रिश्तों को, पावर स्ट्रक्चर्स को पूरी तरह बदल दिया। इसेंशियली ग्रीन रिवॉल्यूशन ने एक तरह से समाज में डिफरेंशिएशन यानी भेद बढ़ाने का काम किया। डिफरेंशिएशन? यस। मतलब जो पहले से मौजूद दरारें थीं समाज में, अमीर गरीब की या जाति की, वो और चौड़ी हो गईं। चलिए इसी डिफरेंशिएशन के अलग अलग पहलू देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पहलू जो शायद सबसे ज्यादा ऑब्वियस भी है, फायदा सबको बराबर नहीं मिला। ऐसा क्यों हुआ? टेक्नोलॉजी तो सबके लिए आई थी, है ना? हाँ, टेक्नोलॉजी आई तो थी, लेकिन उसे अपनाने की एक कीमत थी। ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी मतलब HYV सीड्स थे, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, फिर मशीनें, ट्रैक्टर, थ्रेशर, ये सब महंगे थे। अच्छा, हाँ। तो जाहिर सी बात है जो बड़े या मीडियम किसान थे
जिनके पास पहले से पूंजी थी या कहें कि ज्यादा जमीन थी जिसे गिरवी रखकर वो बैंक से लोन वगैरह ले सकते थे, वो ही इन्हें अफोर्ड कर पाए। मतलब जिसके पास पहले से रिसोर्सेज थे वो इस नई वेव का फायदा उठाकर और आगे बढ़ गए। हाँ बिल्कुल। और छोटे किसानों का क्या हुआ, जो बस गुजारे लायक उगाते थे, मतलब सब्सिस्टेंस फार्मिंग वाले? एग्जैक्टली। वो बेचारे पीछे छूट गए। उनके पास न तो इतनी बचत थी, ना इतने बड़े खेत कि इन महंगी चीजों में इन्वेस्ट कर सकें। तो नतीजा क्या हुआ? 1960s और 70s में, खासकर उन इलाकों में जहां ग्रीन रेवोल्यूशन का असर ज्यादा था, अमीर और गरीब किसानों के बीच की खाई तेजी से बढ़ी। जिनके पास सरप्लस था बेचने को, उन्होंने एग्रीकल्चर के कमर्शलाइजेशन का पूरा फायदा उठाया। बाकी जो छोटे किसान थे वो बस देखते रह गए। यही है डिफरेंशिएशन का पहला बड़ा रूप। और इस बढ़ते मुनाफे का एक और असर पड़ा, जैसा सोर्स बताता है, टेनेंट कल्टीवेटर्स पर, मतलब जो बटाई पर खेती करते थे, उन्हें जमीनों से बेदखल किया गया। ये कैसे हुआ? हाँ, क्योंकि खेती अब ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गई थी ना, तो जो लैंडलॉर्ड्स पहले अपनी जमीन बटाई पर, मतलब शेयर क्रॉपिंग पर देते थे, उन्होंने सोचा कि भाई अब तो खुद खेती करने में ज्यादा फायदा है, सारा मुनाफा अपना होगा। अच्छा। तो उन्होंने टेनेंट्स से जमीन वापस ले ली। रातों रात कई लोग जो शायद पीढ़ियों से उस जमीन पर निर्भर थे, वो लैंडलेस हो गए। अरे बाप रे, ये तो उनके लिए बहुत बड़ा संकट रहा होगा। फिर उनका क्या हुआ, वो कहाँ गए? उनकी हालत तो जाहिर है खराब हुई। कई तो भूमिहीन मजदूर बन गए, और कुछ छोटे किसान भी थे जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन थी, वो भी शायद कर्ज या घाटे के चलते अपनी जमीन बेचने पर मजबूर हुए, और वो भी खेतीहर मजदूरों, मतलब एग्रीकल्चरल लेबरर्स की कतार में शामिल हो गए। वैसे गांव में लैंडलेस लेबरर्स की संख्या बढ़ गई होगी। बहुत बढ़ गई। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन वाले इलाकों से ही नहीं, बल्कि जो पिछड़े इलाके थे जैसे बिहार, पूर्वी यूपी, वहां से भी मजदूर काम की तलाश में पंजाब, हरियाणा आने लगे। अच्छा, माइग्रेशन हुआ मतलब? हाँ, क्योंकि यहाँ मजदूरी बेहतर थी, तो ये माइग्रेशन का एक और एंगल जुड़ गया। तो ये जो माइग्रेशन हुआ, इसका असर दोनों तरफ पड़ा होगा, जहां लोग गए और जहां से गए उन जगहों पर। बिल्कुल, जहां ये मजदूर गए, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन वाले इलाके या फिर शहर, वहां आबादी का दबाव, डेमोग्राफिक प्रेशर बढ़ा, झुग्गियां बढ़ी, संसाधनों पर बोझ बढ़ा। और जहां से वो लोग गए, उनके अपने गांव का क्या? वहां डेमोग्राफिक डिस्टॉर्शंस हुए। मतलब कमाने के लिए अक्सर घर के मर्द ही बाहर जाते थे, तो गांव में औरतें, बच्चे, बूढ़े ज्यादा रह गए। इससे कई जगह सेक्स रेशियो गड़बड़ाया। और पीछे जो परिवार छूट गए, खासकर औरतें, उन पर जिम्मेदारियों का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया। उन्हें घर भी चलाना था, अगर थोड़ी बहुत जमीन थी तो वो भी देखनी थी, और अक्सर बहुत कम मजदूरी पर दूसरों के खेतों में काम भी करना पड़ता था। सोचिए कितनी मुश्किल हालत रही होगी। सही बात है। अच्छा, सोर्स में ग्रीन रेवोल्यूशन का असर जाति व्यवस्था और पारंपरिक आर्थिक ढांचे पर भी बताया गया है। जजमानी सिस्टम के टूटने की बात है। ये क्या था और कैसे टूटा? देखिए, पुराने भारतीय गांवों में ना जजमानी सिस्टम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। ये एक तरह का लेन देन का रिश्ता था अलग अलग जातियों के बीच। हाँ, सुना है इसके बारे में। मतलब जैसे लोहार किसान के लिए औजार बनाता था, कुम्हार बर्तन देता था, नाई बाल काटता था, धोबी कपड़े धोता था, और बदले में किसान उन्हें फसल का एक हिस्सा देता था। खेती से जुड़े कई काम जैसे फसल कटाई, गहाई, ये भी खास सर्विस कास्ट के लोग करते थे। ये एक तरह का ऑर्गेनिक लिंकेज था, एक दूसरे पर निर्भरता थी। हाँ, एक टिका हुआ सदियों पुराना सिस्टम था। अपनी कमियों के बावजूद वो एक व्यवस्था थी। बिल्कुल, लेकिन जब ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर जैसी मशीनें आईं, खासकर पंजाब और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, तो इन पारंपरिक सर्विस कास्ट की जरूरत एकदम से कम हो गई। अच्छा। अब जमींदार को हल बनाने वाले लोहार या हाथ से फसल काटने, गहाने वाले मजदूरों की उतनी जरूरत नहीं रही। मशीनें वो काम ज्यादा तेजी से और शायद सस्ता भी कर देती थीं। इससे वो पारंपरिक रिश्ते, वो जजमानी सिस्टम चरमरा गया, टूट गया। और इसका नतीजा उन सर्विस कास्ट ग्रुप्स का क्या हुआ? उनके रोजगार छिन गए, वो अचानक से बेकार हो गए। इससे गांव में अग्रेरियन अनरेस्ट, मतलब कृषि क्षेत्र में बेचैनी और असंतोष बढ़ा। ये भी डिफरेंशिएशन का एक रूप था। और साथ ही सोर्स ये भी कहता है कि जिन जातियों के पास जमीन थी और जिन्होंने नई टेक्नोलॉजी अपनाई, वो और ज्यादा ताकतवर हो गई, जिन्हें हम डोमिनेंट कास्ट कहते हैं, उनका उभार हुआ। बिल्कुल सही। उनकी आर्थिक ताकत बढ़ी तो जाहिर है सामाजिक और राजनीतिक दबदबा भी बढ़ा। वो गांव में और ज्यादा प्रभावशाली हो गए। ये भी ग्रीन रेवोल्यूशन का एक अहम सामाजिक परिणाम था,
जातिगत समीकरणों का बदलना, डोमिनेंट कास्ट का और मजबूत होना। जाति के साथ साथ क्या क्लास यानी वर्ग के तौर पर भी कोई बदलाव आया? क्या किसानों में अपने साझा हितों के लेकर कोई चेतना बढ़ी, मतलब क्लास कॉन्शियसनेस? हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था। जब अलग अलग जातियों के किसानों ने महसूस किया कि भाई हमारे मुद्दे तो कॉमन है, जैसे फसल का सही दाम मिलना चाहिए, मतलब एमएसपी, बिजली सस्ती हो, पानी मिले, कर्ज माफी हो, तो उनमें क्लास कॉन्शियसनेस, एक वर्ग चेतना जागी। अच्छा। वो सिर्फ अपनी जाति के चश्मे से नहीं, बल्कि किसान वर्ग के तौर पर सोचने लगे, अपने आर्थिक हितों को पहचानने लगे। और शायद इसी वजह से फिर बड़े किसान संगठन बने हैं और उन्होंने सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया, जैसे आजकल भी हम देखते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। इसी चेतना के चलते किसान एसोसिएशंस खड़े हुए। उन्होंने सरकार से अपनी मांगें मनवाने के लिए लॉबिंग करना शुरू किया, आंदोलन करने शुरू किए। मुफ्त बिजली, पानी, बेहतर एमएसपी, सब्सिडी, ये सारी मांगें इसी दौर में तेज हुई। तो ये जो अमीर किसान वर्ग उभरा, इसका राजनीतिक असर भी हुआ होगा, जाहिर है। पॉल ब्रास जैसे विद्वानों का जिक्र है सोर्स में। हाँ, पॉल ब्रास जैसे कई स्कॉलर्स का मानना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने इस अमीर किसान वर्ग को राजनीतिक रूप से बहुत एम्पावर किया। ये एक बहुत पावरफुल प्रेशर ग्रुप बन गया, खासकर उत्तर भारत में। इनकी आवाज पॉलिसी मेकिंग में सुनी जाने लगी। हाँ, सत्यदेव का अध्ययन दिखाता है कि कैसे हरियाणा में जो बीज निगम जैसी महत्वपूर्ण संस्थाएं थीं, उन पर पूरी तरह से प्रभावशाली किसानों, डोमिनेंट फार्मर्स का कब्जा हो गया। ये दिखाता है कि कैसे एक नया इंटरेस्ट ग्रुप उभरा और उसने सिस्टम पर अपनी पकड़ बना ली। अच्छा, अब जरा खेती के तरीकों पर आते हैं। इसमें भी बड़े बदलाव आए। सोर्स कहता है कि क्रॉपिंग पैटर्न बदल गया, मल्टी क्रॉप से मोनोक्रॉप की तरफ शिफ्ट हुआ। इसका क्या मतलब है और ये क्यों हुआ? इसका मतलब ये है कि पहले किसान अक्सर कई तरह की फसलें एक साथ या बारी बारी से उगाते थे, जैसे थोड़ा गेहूं, थोड़ी दाल, थोड़ा चारा। मिक्स फार्मिंग टाइप। हाँ बिल्कुल, ये रिस्क कम करने का एक तरीका था। अगर मान लीजिए गेहूं की फसल किसी वजह से खराब हो गई, तो दाल से कुछ सहारा मिल जाएगा। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन में जो HYV बीज आए, वो खासकर गेहूं और चावल के लिए थे, और सरकार इन्हीं फसलों पर ज्यादा ध्यान दे रही थी, MSP दे रही थी। तो किसानों को लगा कि इन्हीं में ज्यादा फायदा है। बिल्कुल, मुनाफे के चक्कर में किसानों ने बाकी फसलें जैसे दालें, मोटे अनाज, तिलहन, इनको छोड़कर बड़े पैमाने पर सिर्फ गेहूं या सिर्फ चावल ही उगाना शुरू कर दिया, या फिर कहीं कहीं सिर्फ कॉटन जैसी कैश क्रॉप। इसी को मोनोक्रॉपिंग कहते हैं, मतलब एक ही फसल पर निर्भरता। लेकिन इसमें तो रिस्क बहुत बढ़ गया। सारी उम्मीदें एक ही फसल पर टिक गईं। हाँ, रिस्क तो बहुत बढ़ गया। अब अगर वो एक फसल मौसम की मार, किसी बीमारी या मार्केट में दाम गिरने की वजह से पिट गई, तो किसान के पास कोई दूसरा सहारा, कोई फॉल बैक ऑप्शन नहीं बचता था। उसकी लाइवलीहुड इनसिक्योरिटी यानी आजीविका की असुरक्षा कम होने के बजाय असल में बढ़ गई। और खासकर उन इलाकों में जहां खाने की फसल छोड़कर सिर्फ कैश क्रॉप उगाई जाने लगी, जैसे कॉटन, वहां तो किसान खाने के लिए भी बाजार पर निर्भर हो गया होगा। बिल्कुल, पहले वो कम से कम खाने का अनाज तो उगा लेता था, अब उसे वो भी बाजार से खरीदना पड़ रहा था, तो उसकी बाजार पर निर्भरता बढ़ गई और वल्नरेबिलिटी भी। एक और बड़ा नेगेटिव असर जिसका जिक्र बार बार आता है, वो है रीजनल इनइक्वालिटीज का बढ़ना। मतलब पूरे देश को एक जैसा फायदा नहीं हुआ। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजी थी, ये पानी पर बहुत ज्यादा निर्भर थी। HYV बीजों को ज्यादा पानी चाहिए था। तो इसका फायदा मुख्यतः उन्हीं इलाकों को मिला जहां अश्योर्ड इरिगेशन थी, मतलब सिंचाई की पक्की व्यवस्था थी, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी और दक्षिण में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ डेल्टा वाले हिस्से। और बाकी देश का क्या? खासकर जो ड्राई लैंड इलाके थे जहां बारिश पर निर्भर खेती होती थी, वो बेचारे पिछड़ गए। राजस्थान, मध्य प्रदेश का बड़ा हिस्सा, महाराष्ट्र का विदर्भ, मराठवाड़ा, उड़ीसा, पूर्वी भारत, ये सब इलाके ग्रीन रेवोल्यूशन की दौड़ में पीछे छूट गए। इससे अमीर और गरीब राज्यों या इलाकों के बीच की खाई और ज्यादा चौड़ी हो गई। जो पहले से बेहतर थे वो और बेहतर हो गए, जो पीछे थे वो और पीछे रह गए। और सोर्स में इसका एक और दिलचस्प असर बताया गया है कि जब सिंचित इलाकों में पैदावार इतनी बढ़ गई तो मार्केट में अनाज की सप्लाई बढ़ गई और कीमतें गिरी। इसका नुकसान ड्राई एरिया के किसानों को हुआ। ये कैसे? एग्जैक्टली, ये एक तरह का डबल वैमी था ड्राई एरिया के किसान के लिए। सोचिए, एक तो उसकी अपनी पैदावार कम है क्योंकि पानी नहीं है,
ऊपर से जो थोड़ी बहुत फसल वो उगाकर मार्केट में बेचने जाता है, उसका दाम भी उसे कम मिलता है क्योंकि पंजाब हरियाणा से बम्पर सप्लाई आ रही है। ओहो, तो उसकी हालत और पतली हो गई। मतलब एक जगह की सफलता ने दूसरी जगह मुश्किलें खड़ी कर दी। ये रीजनल डिस्पैरिटी का एक बहुत बड़ा कारण बना। सोर्स में अधूरे लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रेवोल्यूशन के इन असमान फायदों को जोड़कर एग्रेरियन अनरेस्ट यानी कृषि अशांति की बात भी कही गई है। हाँ, ये दोनों चीजें एक साथ चल रही थीं और एक दूसरे को एग्रीवेट कर रही थीं। एक तरफ आज़ादी के बाद जो भूमि सुधार लागू करने की कोशिश हुई, वो ज्यादातर राज्यों में आधे अधूरे ही रहे। जमीन का न्यायपूर्ण बंटवारा ठीक से नहीं हुआ। बड़े जमींदार अपनी जमीन बचाने में कामयाब रहे। हाँ, ये तो एक जानी मानी हकीकत है। और दूसरी तरफ ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा भी ज्यादातर उन्हीं को मिला जिनके पास पहले से जमीन थी और अच्छी जमीन थी। इससे जो छोटे किसान थे, भूमिहीन मजदूर थे, बटाईदार थे, उनमें गुस्सा और असंतोष बढ़ा। उन्हें लगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। वो अपने हकों को लेकर ज्यादा असर्टिव, ज्यादा मुखर हुए, जिससे कृषि क्षेत्र में तनाव, संघर्ष और कहीं-कहीं हिंसक घटनाएं भी बढ़ीं। एक और नुकसान जिसमें हम अक्सर कम ध्यान देते हैं, वो है पारंपरिक ज्ञान का खत्म होना। हमारी सदियों पुरानी खेती की समझ। ये तो एक बहुत ही बड़ा और शायद इरिवर्सिबल नुकसान है। आप सोचिए, हजारों सालों से भारतीय किसानों ने अपनी मिट्टी, अपने मौसम, अपनी स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से बीजों की हजारों लाखों देसी किस्में विकसित की थीं। चावल की ही शायद लाखों किस्में रही होंगी। बाप रे। उनके पास खेती का अपना एक गहरा स्वदेशी ज्ञान, इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम था। कब बोना है, कब काटना है, कौन सी मिट्टी में क्या चलेगा, कीटों से कैसे निपटना है, सब पता था उन्हें। लेकिन फिर ये हाइब्रिड बीज आ गए। हाँ, जब HYB बीजों को ज्यादा वैज्ञानिक, ज्यादा प्रोडक्टिव बताकर सरकारी और कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रमोट किया गया, तो किसानों ने धीरे धीरे अपने पारंपरिक बीजों को छोड़ दिया। उन्हें लगा कि इसमें ज्यादा फायदा है। वो ज्ञान, वो किस्में, वो बायोडाइवर्सिटी सब धीरे धीरे खोता चला गया। आज हम जिस बायोडाइवर्सिटी लॉस की चिंता करते हैं, उसकी एक बड़ी जड़ यहाँ भी है। ग्रीन रेवोल्यूशन का लैंगिक असर मतलब जेंडर इम्पैक्ट भी बताया गया है। सोर्स में आशीष बोस और निवेदिता मेनन का जिक्र है। इस पे मुझे बताइए। हाँ, ये भी एक बहुत चिंताजनक पहलू है। आशीष बोस का तर्क है कि ग्रीन रेवोल्यूशन वाले इलाकों में, खासकर पंजाब हरियाणा में, जमीन की कीमत बहुत तेजी से बढ़ी। जमीन एक बहुत मूल्यवान संपत्ति बन गई। इससे जमीन पर मालिकाना हक का महत्व बहुत बढ़ गया। और क्योंकि हमारे समाज में पारंपरिक रूप से जमीन का वारिस लड़के को ही माना जाता है, इसलिए लड़के की चाहत यानी प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड और ज्यादा बढ़ गई। ऐसा माना जाता है कि इसने उन इलाकों में गिरते लिंगानुपात, सेक्स रेशियो में भी योगदान दिया हो सकता है। ओहो, ये तो बहुत गंभीर बात है। और निवेदिता मेनन फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी की बात करती हैं। इसका क्या मतलब है? हाँ, निवेदिता मेनन और कई अन्य फेमिनिस्ट स्कॉलर्स का कहना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने गरीबी के नारीकरण यानी फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी को बढ़ावा दिया। मतलब गरीबी का बोझ औरतों पर ज्यादा पड़ा। वो कैसे? इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे हमने पहले बात की, मर्द काम के लिए माइग्रेट कर गए तो पीछे औरतों पर जिम्मेदारियां बढ़ गईं। दूसरा, खेती में जब मशीनें आईं तो कई काम जो औरतें पारंपरिक रूप से करती थीं, जैसे निराई गुड़ाई, कटाई के बाद की प्रोसेसिंग, वो काम कम हो गए या मशीनों ने ले लिए, तो उनके रोजगार के अवसर घटे। अच्छा। साथ ही जब जमीन ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई और उस पे पुरुषों का कंट्रोल बढ़ा, तो इसने पितृसत्ता यानी पेट्रियार्की को और मजबूत किया। तो कुल मिलाकर औरतों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर इसका मिला जुला और कई मामलों में नकारात्मक असर पड़ा। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने भारतीय खेती को ज्यादा कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी बना दिया, उसका मोड ऑफ प्रोडक्शन बदल दिया? हाँ, कई समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री ऐसा मानते हैं, क्योंकि अब खेती सिर्फ गुजारे के लिए सब्सिस्टेंस एक्टिविटी नहीं रही, वो बाजार में बेचने और मुनाफा कमाने के लिए होने लगी। इसमें पूंजी यानी कैपिटल का निवेश बहुत बढ़ गया। महंगे बीज, खाद, कीटनाशक, मशीनें, ट्यूबवेल का पानी, इन सब में पैसा लगने लगा। जमीन भी एक कमोडिटी की तरह, खरीदने बेचने की चीज की तरह ज्यादा देखी जाने लगी। जो प्रोडक्शन रिलेशंस थे यानी मालिक मजदूर के रिश्ते, वो भी बदले, ज्यादा फॉर्मल और कैश बेस हो गए। तो हाँ, इसने निश्चित रूप से खेती के मोड ऑफ प्रोडक्शन को बदला,
उसे ज्यादा पूंजीवादी, ज्यादा मार्केट ओरिएंटेड बनाया। और आखिर में एक बहुत ही गंभीर मुद्दा जिस पर आजकल सबसे ज्यादा चर्चा होती है, पर्यावरणीय असर, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। हाँ, और इसके नतीजे हम आज सबसे ज्यादा भुगत रहे हैं। शायद उस समय किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इसके इतने दूरगामी पर्यावरणीय परिणाम होंगे। क्या क्या हुआ? सबसे पहला पानी। ज्यादा पानी चाहने वाली फसलों, खासकर धान और गेहूं की HYV किस्मों के लिए जमीन के नीचे का पानी, ग्राउंड वाटर, बेहिसाब निकाला गया। पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में वाटर लेवल खतरनाक स्तर तक नीचे चला गया। हाँ, ये तो हम सुनते ही रहते हैं। दूसरा, केमिकल फर्टिलाइजर्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल। इससे पैदावार तो बढ़ी, लेकिन इसने मिट्टी की नैसर्गिक उर्वरता को खराब किया, मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को मारा, और ये केमिकल्स रिस कर जमीन के पानी में मिल गए, उसे कंटैमिनेट कर दिया। कई इलाकों में पीने के पानी में नाइट्रेट्स और दूसरे हानिकारक तत्व पाए जाने लगे हैं। और पेस्टिसाइड्स का असर? पेस्टिसाइड्स ने ना सिर्फ नुकसानदायक कीड़ों को मारा, बल्कि उन्होंने किसानों के दोस्त कीड़ों जैसे मधुमक्खियां जो परागण करती हैं, केंचुए जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, उनको भी खत्म कर दिया। चिड़ियों की कई स्थानीय किस्में, एंडेमिक वैरायटीज खत्म हो गईं क्योंकि उनके खाने के कीड़े मर गए। पूरा इकोसिस्टम बिगड़ गया। और पानी भरने और जमीन के खारेपन की समस्या भी? हाँ, ज्यादा सिंचाई वाले इलाकों में पानी निकासी का ठीक इंतजाम न होने से वाटर लॉगिंग यानी जल जमाव की समस्या पैदा हुई और जमीन में नमक की मात्रा बढ़ गई, जिसे सैलिनिटी कहते हैं। ऐसी जमीन फिर खेती लायक नहीं रहती। तो कुल मिलाकर पर्यावरण पर इसका बहुत भारी और नकारात्मक असर पड़ा। तो कुल मिला के ये जो डिफरेंशिएशन की बात आपने शुरू में कही थी, वही सार है कि समाज में भेद बढ़ गया, अमीर और अमीर हो गए, गरीब और गरीब। मोटे तौर पर हाँ, यही इसका सबसे बड़ा सामाजिक आर्थिक परिणाम रहा, डिफरेंशिएशन। अमीर किसान और अमीर हुए, उनकी ताकत बढ़ी, जबकि गरीबों में से कई या तो वहीं रह गए, स्टैग्नेटेड, या फिर उनकी हालत और खराब हो गई, वो मजदूर बन गए। लेकिन क्या मजदूरों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ? सोर्स में रोजगार और मजदूरी बढ़ने की बात भी तो है। हाँ, ये भी सच है, और इसे मानना चाहिए कि ग्रीन रेवोल्यूशन वाले इलाकों में खेती में काम बढ़ा तो खेतीहर मजदूरों की मांग बढ़ी। इससे रोजगार के अवसर पैदा हुए और कई जगह वेजेस यानी मजदूरी भी बढ़ी। तो फिर उनकी हालत खराब क्यों रही? यहाँ एक पेंच है। एक तो महंगाई भी साथ साथ बढ़ रही थी। दूसरी बात, पहले अक्सर मजदूरी अनाज के रूप में मिलती थी, पेमेंट इन काइंड, जिससे कम से कम खाने की सुरक्षा रहती थी। अब मजदूरी ज्यादातर नकद, कैश में मिलने लगी। तो बढ़ी हुई नकद मजदूरी भी अक्सर बढ़ती महंगाई और ज़रूरतों के सामने कम पड़ जाती थी। इसलिए ज़्यादातर खेतीहर मजदूरों की वास्तविक आर्थिक हालत, उनकी परचेजिंग पावर या तो स्थिर रही या खराब ही हुई। समझ गया। लेकिन सारी कहानी नेगेटिव तो नहीं है। सोर्स के आखिर में कुछ बहुत महत्वपूर्ण पॉजिटिव बातें भी हैं जिनका जिक्र जरूरी है। बिल्कुल, और उन्हें नजरअंदाज करना इतिहास के साथ अन्याय होगा। सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण फायदा था देश की खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। हम जो अनाज के लिए विदेशों पर, खासकर अमेरिका के PL 480 प्रोग्राम पर निर्भर थे, वो निर्भरता खत्म हुई। हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बने। ये भारत की संप्रभुता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हाँ, वो PR 480 वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। कहते हैं उसके साथ बहुत अपमानजनक शर्तें जुड़ी होती थीं। बिल्कुल, वो सिर्फ अनाज नहीं था, उसके साथ राजनैतिक दबाव भी आता था। हमारी विदेश नीति तक प्रभावित होती थी। उस निर्भरता से मुक्ति पाना ग्रीन रेवोल्यूशन की सबसे बड़ी देन है। और रोजगार भी तो पैदा हुआ, जैसा आपने कहा। हाँ, हनुमंथा राव और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स के अनुमान है कि खेती और उससे जुड़े कामों में, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, करीब 50 लाख से 1 करोड़ तक नए रोजगार पैदा हुए। इसने गांवों से गांवों में रूरल माइग्रेशन को भी बढ़ावा दिया, जिससे शहरों पर आबादी का बोझ कुछ हद तक कम हुआ, वरना शायद और ज्यादा होता। तो मतलब तस्वीर काफी मिली जुली है, फायदे भी बहुत बड़े थे, लेकिन उनकी सामाजिक और पर्यावरणीय कीमत भी चुकानी पड़ी, और वो कीमत सबने बराबर नहीं चुकाई। डिफरेंशिएशन इसका की आउटकम रहा। एकदम सही। फायदे और नुकसान दोनों को समझना जरूरी है, तभी हम आज की कृषि चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। Okay, so we hope you liked our today's discussion on green revolution and social change. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. Dhanyavad. Jai Hind.